नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। तो अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है, और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ है उसके मायने। बात होगी संदेश खाली की। ममता बनर्जी का कोलकाता में पैदल मार्च, क्या है इसके पीछे का एजेंडा। केरल सरकार को वित्तीय कुप्रबंधन के लिए विपक्ष ने घेरा तो राज्य सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और केंद्र से की धन की मांग। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी, लोगों से किया संवाद। कहा विकसित भारत की प्राथमिकता है विकसित जम्मू कश्मीर, यहां के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। श्रीनगर में पीएम ने परिवारवाद पर विपक्ष को लिया आड़े हाथों। कहा कांग्रेस ने आर्टिकल 370 के नाम पर देश को गुमराह किया तो परिवारवादी पार्टियों ने कश्मीरियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकास होगा और तेज। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी मदरसों के बारे में एसआईटी ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा शिक्षा के बहाने देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। संदेश खाली के गुनाहगारों के बचाव पर घिरी ममता सरकार। पीएम मोदी के बंगाल दौरे से सियासी हलचल तेज। ममता बनर्जी का कोलकाता में पैदल मार्च, लेकिन संगठन का छूट रहा है साथ। और लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा। 14 सीटों पर बीजेपी और 7 सीट पर बीजेडी के चुनाव लड़ने पर सहमति बनने की भी खबर। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ भी हो सकता है बीजेपी का गठबंधन। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे की। धारा 370 हटने के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री श्रीनगर और जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। श्रीनगर में पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए और यह कार्यक्रम बेहद खास था। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई मायनों में खास रहा यह दौरा। पीएम मोदी ने हजारों करोड़ रुपए के 52 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। शहीद परिवारों के बीच बांटे नियुक्ति पत्र। नए कश्मीर के युवाओं से जाना उनका अनुभव। पर्यटन क्षेत्र के लिए पीएम मोदी ने दी है कई सौगात। पिछले वर्षों में टूरिस्ट की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। नए कश्मीर में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा आते हैं टूरिस्ट। हजारों लोगों को मिला है रोजगार। लंबे अरसे बाद कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में लोगों की उमड़ी भीड़। तो पीएम के पहुंचने पर बख्शी स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने कई शहरों में पीएम का कार्यक्रम लाइव देखा। तो पूरे जम्मू कश्मीर से लोग जुड़े इस कार्यक्रम से। नए कश्मीर में अब न बंद न हड़ताल, अमन के माहौल में पीएम मोदी को लेकर उत्साह। और पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विकास के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी ने कहा मैं आपका दिल जीतने आया हूं और आपने पहले ही मेरा दिल जीत लिया। विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्रतिबद्धता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत साथ चलेंगे और यह सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में अपने कार्यक्रम के दौरान केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। मेरा नाम नाजिम नजीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने
अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद बेचे। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। के विषय में, अपनी यात्रा के विषय में, ये सफलता की सीढ़ियां कैसे प्राप्त की, मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं। जी आदाब सर, मेरा नाम हमीदा है। मैं ब्लॉक लॉ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बोल रही हूँ। सर मैंने 12वीं पास किया था। 12वीं पास करने के बाद मैं घर में ही खेती बाड़ी के कामों में घर वालों की मदद कर रही थी। इसी पे मैंने काम किया और मैंने 2019 में एक मैन्युफैक्चर यूनिट खोला जिसमें मैंने इस दूध को प्रोसेस किया, जहाँ पे मैं एक पाउच पैकिंग करती हूँ और दही भी बनाती हूँ और मैं चीज भी बनाती हूँ। सर इसमें एक खास बात ये थी कि मैंने न सिर्फ अपने आप को रोजगार दिया बल्कि अपने साथ औरों को जोड़ा। जैसे मेरी बहनें, उनको जोड़ा जहाँ से मैं दूध कलेक्ट करती हूँ। कितने लोगों को रोजगार मिला होगा आपके कारण? जी सर, मैंने अपने साथ 5-6 बंधु को जोड़ा है। उसके अलावा अपने अच्छा, मिल्क प्रोसेसिंग में क्या क्या करती हैं? सर मैं मिल्क प्रोसेसिंग में पैकेट्स बनाती हूँ जिसमें हम दूध वगैरह की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। उसमें खास बात ये है सर कि जो हमारा दूध वहां से प्रोसेस होता है उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, जो कोई बच्चा भी पी सकता है और बीमार भी पी सकता है। आप इतना बड़ा काम कर रही हैं और इसके साथ साथ आप पोषण का भी काम कर रही हो। भारत सरकार का पोषण का बड़ा अभियान है। आप जिस प्रोडक्ट को लेकर के बाजार में गई हो उसके कारण न्यूट्रिशन के जो इश्यूज होते हैं उसको भी एड्रेस कर रही हो। आप एनवायरनमेंट की भी चिंता कर रही हो और आप वैल्यू एडिशन भी कर रही हो। एक साथ आप अनेक काम कर रही हो। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे पर, श्रीनगर जाने पर के इस दौरे पर हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं रमा त्यागी श्रीनगर से। रमा, बेहद महत्वपूर्ण है दौरा और 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे खास बात, आपने अभी इंटरैक्शन भी देखा कि किस तरह से नाजिम जैसे युवक हैं जिनको प्रधानमंत्री ने कहा कि वो स्वीट रेवोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो कश्मीर भी बदला है और प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव हुआ है वो भी देखने लायक था। क्या 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 जानकारी देंगी ऑन ग्राउंड आप? बिल्कुल, जो भी यहाँ पर सब था, कश्मीर की जिस तरह से तस्वीर बदल रही है वो सब देखने लायक भी था, दिखाने लायक भी था, क्योंकि पूरे विश्व की नजरें कश्मीर के ऊपर बनी रहती हैं। किस तरह से जो कश्मीर का युवा है वो मेन स्ट्रीम में आ रहा है, किस तरह से उनकी आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, किस तरह से जो महिलाएं हैं जो जिन्हें पहले घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, आज वो उन क्षेत्रों में भी अपने पर पसार रही हैं जहां पर पहले केवल पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था। किस तरह से उनका सशक्तिकरण हो रहा है, किस तरह से जो किसान है
वो यहाँ पर आर्थिक रीढ़ का एक महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं कि स्तंभ बनकर निकलकर सामने आ रही है और सरकार लगातार उनके लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा यहाँ का अगर हम हस्तशिल्प की बात करें, यहाँ के हम लोकल उत्पाद की बात करें, यहाँ पर 10 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। यहाँ के हस्तशिल्प को उभारने के लिए, उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए, यहाँ पर जो हस्तशिल्प कर्मी है उनकी हौसला अफजाई के लिए लगातार सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने आज एक प्रदर्शनी जो है उसका जायजा भी लिया, वहां पर विभिन्न लोगों से बात की। बहुत सारे वहां पर स्टॉल थे, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े स्टॉल थे, वहां पर कृषि उत्पादों से जुड़े हुए स्टॉल थे, वहां पर स्टार्टअप से जुड़े हुए स्टॉल थे। सभी लोगों से प्रधानमंत्री ने वहां पर जिस तरह से बातचीत की, जिस तरह से निरीक्षण किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लोगों से बात की, उनसे जाना कि उनका जीवन पहले कैसा था, अब उनके जीवन में क्या तब्दीली आई, वो बेहद महत्वपूर्ण। रमा आप हमें अगर सुन पा रही हूं तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से वहां जो लोग थे, जम्मू कश्मीर के लोगों ने किस तरह से प्रधानमंत्री के इस दौरे को वो कैसे देख रहे हैं, कैसे लोगों ने स्वागत किया, क्योंकि जो कश्मीर का जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, मोस्ट टॉक्ड अबाउट जिसको कहा जाता है। तो ये समझना चाहेंगे वहां के लोगों का रिएक्शन। देखिए, वहां के जो लोगों का रिएक्शन था वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ ही हमारे परिवार के मुखिया, यहाँ पर एक एक व्यक्ति यहाँ पर ये कह रहा था, सब नारे लगा रहे थे, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मुझे गर्व है कि मैं मोदी के परिवार से हूँ, मैं मोदी के परिवार का सदस्य हूँ। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व रिएक्शन जिसे कहा जा सकता है, हम कह सकते हैं। और केवल कथन नहीं, जो जुड़ाव यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनका कनेक्ट दिखाई देता है, जो एक भावनात्मक संबंध प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई देता है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी वजह से महत्वपूर्ण भी है और पहले भ्रष्टाचार से करप्शन में दलदल में धंसा हुआ था, उसमें अब लोगों का विश्वास जो है वो अब कायम होने लगा है। राजनीति में जो है लोगों का विश्वास कायम होने लगा है। उनका कहना है कि परिवारवाद से हम बाहर निकले हैं, भ्रष्टाचार से हम बाहर निकले हैं और स्वच्छ राजनीति के साथ साथ एक स्वच्छ आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कश्मीर, मोदी का परिवार। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा करेंगे कश्मीर, मोदी का परिवार। जिस तरह से अभी हमारी संवाददाता रमा त्यागी बता रही थी कि वहां पर लोग कह रहे थे कि हम मोदी का परिवार हैं, तो जम्मू कश्मीर के दिल में मोदी हैं। और ये प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के दिल में मोदी, और पीएम मोदी ने कहा मैंने जम्मू कश्मीर को अपना परिवार माना है। परिवारवादी राजनीति से सबसे ज्यादा तबाह हुआ है जम्मू कश्मीर, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परिवारवादी पार्टियों को लेकर के भी जमकर हमला बोला। मैं यहां आपका दिल जीतने आया हूं, आपने पहले ही मेरा दिल जीत लिया है, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यहां कार्यक्रम हुआ उसमें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, कहा आर्टिकल 370 ने लोगों के सपने कैद किए थे। आर्टिकल 370 हटने से सबको मिला है समान अवसर, सबको मिला है न्याय।
तो 370 हटने से सबको न्याय मिला है, सबको समान अवसर मिला है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कहते थे कि लोगों के सपने 370 ने कैद किए थे। कुछ परिवारवादियों ने लोगों को गुमराह किया, नए कश्मीर का दशकों से था इंतजार, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले आज तक बख्शी स्टेडियम में नहीं देखी गई इतनी भीड़, लोगों ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा। आज भी इंडी गठबंधन में धारा 370 को लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम। धारा 370 को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है। कांग्रेस समेत जो इंडी गठबंधन के उनके सहयोगी हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती हैं इंडी गठबंधन का हिस्सा। लगातार 370 का विरोध किया है। विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत की प्रतिबद्धता, लेकिन परिवारवाद की सियासत कुछ दलों की मजबूरी। नए कश्मीर ने परिवारवादियों को नकारा। अब जम्मू कश्मीर में नहीं होते बंद हड़ताल, नहीं बंद होते स्कूल। यह बदले भारत का बदला हुआ नया कश्मीर है, जहां 3 स्तरीय पंचायतें लाई हैं विकास की क्रांति। नित नए एजेंडे ढूंढने के चक्कर में इंडी गठबंधन के साथियों का हो रहा है मोहभंग। और मोदी की गारंटी पर लोग कर रहे हैं यकीन, जुड़ रहे हैं नए दल। तो एनडीए का विस्तार हो रहा है और इंडी से लोग किनारा करने लगे हैं। और प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुलकर सांसें ले रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 370 का फायदा जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक परिवार ही उठा रहे थे। साथियों, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष उनके परिवार को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन कश्मीर ही उनका परिवार है। कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं, इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। आपसे उनका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता
अनुजा कपूर जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी, बहुत स्वागत है आपका। और लोकेश जिंदल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है। लोकेश जी, विनोद जी, आपका स्वागत है। विनोद जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, प्रधानमंत्री का 370 हटने के बाद श्रीनगर दौरा, सभी की निगाहें हैं इस पर, मोस्ट टॉक्ड अबाउट दौरा जिसको कहा जाता है, और किस तरह से आप देखते हैं कि जो 370 को लेकर कहीं ना कहीं खरी खरी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, और परिवारवादी पार्टी जिनको वो कहते हैं उस पर भी निशाना साधा। निखिल, जब हम आपकी रिपोर्ट ही देख रहे थे, ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। अब बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर के साथ अगर आप कहें कि नए भारत की, नए कश्मीर की एक तस्वीर है, कि आज जब आप एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब वहाँ के लोगों से, नजीर और हमीदा जैसे युवाओं से आपने बात करते हुए सुना होगा, तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि कश्मीर के जो युवा हैं, जो यूथ है, वो किस तरह से ऊंची उड़ान ले रहे हैं। उनकी सोच बताती है कि कश्मीर में जो बदला हुआ ये कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उस कश्मीर ने कितना ग्राउंड लेवल पे अपनी मजबूती दिखाई है। आज एक नौजवान जो कश्मीर का नजीर कह रहा था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सेल्फी भी उसका अभी आया है जी, कि वो एक गांव का, पुलवामा के उस गांव में, जब आप सोचे कि वहाँ पे लोग जाना भी एक तरह से उस समय में दुश्वार समझते थे, आतंकवाद की सबसे प्रभावित इलाका है, और वो 5 लाख रुपया पर मंथ कमाता है और 100 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। ये बदला हुआ कश्मीर है। आप उस पे बेकरी चलाने वाली उस जो महिलाओं को सुन रहे थे, जो पूरे एक चेन बना रही है जम्मू कश्मीर में, और कैसे हजारों लोगों को काम उपलब्ध करा रही है, ये कश्मीर है। और रही बात, जब मोदी पीएम ने कहा कि ये कश्मीर हमारे दिल में है, तो आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि कश्मीर को लेके जितनी संजीदगी उन्होंने दिखाई है, आज के नहीं, जब वो संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में थे, तब से लेके एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वो सच में कश्मीर उनके दिल में रहा है। और आज जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे वो आप अपने हजरतबल के इंटीरियर कॉरिडोर की बात आप करें, या सारे विकास की परियोजना करें, सबके साथ कहीं ना कहीं कश्मीर ही है जो उनके दिल में है। और जब वो मोदी कहते हैं कि कश्मीर मोदी का परिवार है, तो यस, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई नैरेटिव हो सकता है, लेकिन वो आज जमीन पे दिख रहा है। जहां आप कोई उम्मीद नहीं करता था कि इस दशक में जितने टूरिस्ट पूरे दशक में नहीं आए होंगे पिछले दशक में, उतने एक साल में, पिछले साल 2023 में आए थे 2 करोड़ से ज़्यादा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में G20 का भी कॉन्फ्रेंस वहाँ हुआ है। तो ये कॉन्फिडेंस जो बना है, उसके पीछे आर्टिकल 370 के हटने का सबसे बड़ा कारण है, जिसके बाद तो पीएम मोदी ने अभी तक कहा था तुरंत अभी कश्मीर में, कि कुछ परिवारों ने एक भ्रम फैला के लोगों की उम्मीदें और लोगों के सपने को कैद कर रखा था, जो अब लोग आज़ाद हैं अपनी अपनी चीज़ों को अपनी सोच से विकसित करने में। ये सपना जो लोगों का पास हुआ है, सबको समान अवसर मिला है, सब उस समान अवसर को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। ये नया कश्मीर की नई तस्वीर है। ठीक है, आपकी बात जहां से आपने छोड़ी है वहीं से उठाते हैं और लोकेश जिंदल जी के पास जाते हैं। लोकेश जिंदल जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भ्रम की स्थिति जो है वो इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, और जो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल रहे हैं इंडी गठबंधन से जुड़े हुए, उन्होंने इसको उठाया है। 370 हटने के बाद विकास की एक नई बयार बही है जम्मू कश्मीर में। तो क्या ये माना जाए कि इतने वर्षों तक जम्मू कश्मीर को विकास से वंचित रखा केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन दलों ने? नमस्कार जी। देखिए, अगस्त में जब धारा 370 हटाई गई और उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, हमने देखा लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी की तरह घोषित किया गया। लेकिन वर्तमान में कश्मीर समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं लद्दाख में क्या हुआ। अभी अक्टूबर में जब लद्दाख में इलेक्शन हुए और उसके पश्चात अब फरवरी में लद्दाख में भारी मात्रा में हर जगह पे आक्रोश है, प्रोटेस्ट है, क्योंकि जब से धारा 370 हटाई गई, वहां से कोई भी नेता ना तो विधानसभा गया ना संसद में। धारा 370 से पहले लद्दाख से 2 नेता जो है इलेक्ट होते थे विधानसभा के लिए और 2 नेता नॉमिनेट होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेकिन धारा 370 के हटने के बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो गई। आज लद्दाख के लोग सड़कों पर है कि हमें उनका न्यायिक हक जो है। अच्छा, आप कह रहे हैं चूंकि चुनाव नहीं हुए वहां पर, इस वजह से दिया जाए। आप कह रहे हैं कि चूंकि विधानसभा चुनाव नहीं हुए अभी तक, इस वजह से। जी, और सेम हाल कश्मीर का है, जम्मू का है। देखिए, मैं अगर बात करता हूं जम्मू और कश्मीर में,
भले ही आप कह रहे हो कि सब कुछ शांतिमय हो चुका है, लोग सड़कों पर नहीं आ रहे, पर लोगों के अंदर आक्रोश है। उनसे उनका संवैधानिक हक, राजनीतिक हक 5 सालों से छीन लिया गया। ये आक्रोश कैसे देख पा रहे हैं आप? ये आक्रोश कैसे देख पा रहे हैं? जो सिनेमा हॉल्स में भीड़ जुट रही है उसके जरिए, जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लाखों लाख की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं उसके जरिए, कैसे इसको, इस आक्रोश को कैसे माप रहे हैं? जी देखिए, सर्वप्रथम तो अगर मैं बात करता हूं भीड़ जुटाना, ये खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बहुत सारे अवसर हैं। हम सब जानते हैं किस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जाता है। पॉलिटिक्स में बहुत फेमस सेइंग है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आप जो है एक तरह का माहौल बना देते हो और सबको ऐसे शो करते हो कि सब कुछ बहुत बढ़िया है और हम ही राजनीति में आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि वोट जो है वो सीक्रेसी में डाला जाता है। ठीक है। और उस बैलेट बॉक्स के अंदर वह व्यक्ति अपने पूरे 5 साल के अनुभव के साथ अपनी इस राजनीतिक ताकत का उपयोग करता है। उस समय ना तो उसे कोई भी बाहरी ताकत किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो मैं ये कहूंगा, आपकी बातें बहुत मुझे लगता है कि बिल्कुल सीधे सीधे टर्म्स में बात करिए। आपने कहा फेक इट टिल यू मेक इट। क्या आपको लगता है कि ये जो सारा जिस विकास की बात कही जा रही है ये फेक है? क्या 370 पर आपके क्या विचार हैं? आपको लगता है कि ये जो 370 की धारा जो यहाँ अबॉलिश की गई वो गलत है? जो इस विषय में थोड़ा सीधे सीधे बात करें सो दैट मैं बीजेपी प्रवक्ता से सीधे से उसका जवाब ले सकूंगा। जी, इतने सालों तक इंटरनेट की सर्विसेज स्थगित की गई, ये फेक, ये जो एक हक जो छीना गया, उसके बाद में जिस तरह से मूवीज को प्रोपागेंडा की तरह यूज किया गया, कश्मीर फाइल्स, और जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया गया एक धार्मिक समूह को लेकर, और जिस तरह से एक राजनीतिक ट्रेंड सेट किया गया, वो कश्मीर की जनता एक बहुत ही अच्छे मिजाज में नहीं लेने वाली। ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं, उसका जवाब ले लेते हैं। हालांकि मैं एक चीज ये भी चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में ये बता दें, इससे पहले कि मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊं, कि क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में आशातीत विकास हुआ है? देखिए, विकास के किन एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं आप? केवल सड़कों का बन जाना, केवल इमारतों का बन जाना विकास है? तो मैं इसे विकास नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, आपका जवाब आ गया, ठीक, आपका जवाब आ गया। अनुजा कपूर, मुझे लगता है सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी जो बातें हुई हैं इन्होंने सीधे कहा कि बीजेपी जो कर रही है दरअसल फेक इट टिल यू मेक इट, एक ये भी बात कही है। तो क्या सब कुछ वहां फेक है? विकास की जो बात है, ये कह रहे हैं कि लोग बड़े दबाए हुए हैं, उनके जो एस्पिरेशंस है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जय श्री राम। मुझे लगता है कि मेरे भाई जो यहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनको प्रूव रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि वो खुद यहाँ पर इन फेक प्रोपागेंडा के लिए बैठे हैं। तो फेक इट टिल यू मेक इट, राहुल गांधी जी से जाके पूछा था ये बात, वो गए थे ना वहां पे, फेक इट टिल यू मेक इट, वो गए थे ना अभी वहां पे कश्मीर के अंदर क्या चलाने के लिए और खेलने के लिए, क्या गोले कश्मीर में गए थे ना, और लाल चौक पे ही थे ना वहां पे, और क्या क्या कर रहे थे वहां पर सभी को पता। तो ये सवाल जाके तो फेक इट टिल यू मेक इट जाके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जाके पूछो, जहां भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। दूसरी बात, इनको नजर नहीं आता मेरे भाई को इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 25,000 करोड़ प्लस 80,000 करोड़, और अभी 5,000 करोड़ का बूस्टिंग इन एग्रीकल्चर के अंदर दिया है, जहां पर एजुकेशन और जहां पर स्टोन पेल्टिंग की वजह से बिजनेस ठप हो चुका था। आज मेरे भाई यहाँ बैठकर जवाब देंगे कि क्या एजुकेशन और क्या वहां का बिजनेस आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या वहां पर जन्मोत्सव जन्माष्टमी का बहुत बड़ी इवेंट वहां पर मनाया गया कि नहीं बनाया गया, क्या आज तिरंगा झंडा क्या हर एक घर के ऊपर लगा कि नहीं लगा। आज ये बात करने वाले बताएं कि क्या मोदी का जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे जन भागीदारी के साथ लोग आज मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्या यूटी के बनने के बाद वहां पर जो मिलिटेंट्स की हत्या हुई है 2019 के अंदर 283 मिलिटेंट्स को मारा गया, 2020 में 321 के अंदर 270
2024 और 2022 के अंदर 253। आज 48% इन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमले हुए थे, जो करे जाते थे, वो खत्म हुए। 81% सिविलियंस के ऊपर कम हुआ, जो सिविलियंस को मारा जाता था 124 सिविलियंस को। आप समझिए 2016 से 2019 के अंदर इतने डेथ्स हुई कि उसका रिपोर्ट करना मुश्किल हो गया था, और 70% से ज्यादा टेररिज्म को कम किया गया। आज टूरिज्म की बात करते हैं मेरे भाई, तो टूरिज्म को जाकर देखिए वहां पर कितना बंदा आ रहा है। 1.88 करोड़ बंदा टूरिस्ट वहां पर फुटफॉल में है, जिसका आगे 2 करोड़ के ऊपर आगे जाके जा सकता है। करनाल, आज वहां पे कैनल्स इतनी बन चुकी है लोगों के लिए, किसानों के लिए 39,000 कैनल्स बन चुकी है, और कितना लैंड वहां पर इकट्ठा किया गया इसी चीज के लिए। वहां पर आपके मिलिटेंट जिन जिन लोगों ने वहां पर अपना घर बनाया था और लोगों की स्टेट की लैंड लेनी थी, वो भी हम लोगों ने वापिस ले ली है। तो मेरे भाई को नजर नहीं आ रहा है 2019 का, इनको सिर्फ और सिर्फ मैं एक मिनट सिर्फ इनको जो समझ में आता है, वो समझ में आता है पैसा। इन्हें समझ में आता है कि किस तरीके से वहां पर पैसा इकट्ठा किया जाता था। आज एनसी और पीडीपी का सफाया चाट हो चुका है। कोई वहां पे फेक टिल यू मेक इट, यस फेक टिल यू मेक इट। राहुल गांधी इज आवर ब्रांड एम्बेसडर एंड ही हैज प्रूव्ड एवरी पॉइंट ऑफ इट इन कश्मीर, इन जम्मू कश्मीर। और वो वहां जाके डल लेक के अंदर भी स्विमिंग कर ले तो उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने करके दिखाया। तो मुझे जहां तक लगता है कि मेरे भाई, एजुकेशन, आज बच्चों के स्कूल चालू है, और जिस आपने कहा था इंटरनेट, कौन सा इंटरनेट बंद है? राजस्थान के अंदर कांड करके बैठे लोग। राजस्थान का आज बीजेपी का वो स्टेट बन चुका है, छत्तीसगढ़ का कांड आप कर चुके हैं, अब कर्नाटका के अंदर लोग आपसे परेशान है। अब बात करते हैं, आज ड्यूटी बनाकर आज हम लोगों ने कश्मीर को आगे रखा है। आज आप बात करते हैं राजनीतिक आपके पीडीपी के साथ जो जुड़ना, एनसी का जो वहां पर, दरअसल वो सवाल पीछे रह गया। जी देखने वाली बातें वो देखना बहुत जरूरी है। क्रिएट हुई थी। ठीक है, वो सवाल पीछे रह गया। मैं विनोद मिश्रा जी के पास आऊंगा लोकेश जी आपके पास आऊंगा। लोकेश जी अपने पास अपनी बात याद रखिएगा। एक अवसर दे। हाँ बताइए अगर आप कोई सप्लीमेंट्री जोड़ना चाहते हैं। जी अनुजा जी, आप जो कह रही हैं मैं मानने के लिए तैयार हूं। ये तो बता दीजिए अगले चुनाव कब होंगे जम्मू कश्मीर में? ठीक है, बस इसकी जानकारी। ठीक है, इस पर 1-to-1 मत करिए क्योंकि ये डिरेल हो जाएगी। देखिए ठीक है, इसके आगे आप सोच नहीं सकते। ठीक है, विनोद मिश्रा जी, ये जो सारी जो बहस है, दरअसल मैं ये चाहता था कि लोकेश जी 370 पर भी अपनी बात क्लियर करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उस पर क्लियर नहीं किया। 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में स्थितियां बदली हैं, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। और ये खुद लोकेश जी कह रहे हैं कि मैं सड़कों के निर्माण को और जो तमाम विकास के कार्य हुए हैं उसको वो विकास नहीं मानते। लोगों के एस्पिरेशंस वहां पर अभी दबी हुई हैं उनके मुताबिक। बहरहाल मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसका फायदा अभी तक उठाते रहे हैं 370 का जो वहां पर लगा हुआ था, क्या इससे जो वहां की राजनीतिक स्थितियां हैं वो बदली हैं और इसलिए ये सारी परेशानी है? देखिए, लोकेश जी विद्वान हैं और लोकेश जी एडवोकेट भी है पेशे से, तो वो जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में हमसे शायद बेहतर जानते हैं। लेकिन वो जिस पार्टी के लिए काम करते हैं और जिसके विचार को रखते हैं, वो एक फेक नैरेटिव में लेके आ जाते हैं। ये उनकी मजबूरी हो सकती है। फेक नैरेटिव इसलिए कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि वो इनकी जानकारी होगी कि जम्मू कश्मीर में उसी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ में डिलिमिटेशन कमीशन भी बना था, और डिलिमिटेशन कमीशन के साथ में उसका काम जो है अभी पूरा हुआ है। उसमें आप ये देखिए कि किन लोगों को, जो 70-75 साल से आप देखिए कि पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजियों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, वहाँ वाल्मीकि समाज को वहाँ नागरिकता भी नहीं मिली हुई थी। ऐसे हजारों लोगों की अलग अलग समस्याएं थी। पहाड़ी इलाके हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, अब ओबीसी की बात हो, कोई जो इंडिया के, भारत के संविधान के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं थी वहाँ थी ही नहीं। अब जब उन सारी चीज़ों की व्यवस्था हुई है, शायद आप अगर हमसे ज़्यादा जानते होंगे लोकेश जी, आप इस चीज़ को मिलाएं कि 700 से ज़्यादा कानून पिछले वर्षों में जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी जम्मू कश्मीर बैंक को कहते थे कि अभी कह रहे थे अपने भाषण में कि कैसे लूटा गया, वो इसलिए हुआ कि जम्मू कश्मीर में कभी वहाँ क्राइम ब्यूरो भी नहीं थी। वहाँ आप सोच लीजिए कि जो किसी की भी अभी बैंक में किसी ने लोन लिया तो उसको वापस करने की जरूरत भी नहीं होती थी। ये सब कानून के दायरे में तब लाए गए जब भारत का संविधान हुआ लागू हुआ, जब एक देश एक विधान एक निशान की बात हुई। इसलिए उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की। थोड़ा सा और नैरेटिव को भी समझ लीजिए। सिर्फ एक एजेंडा जो आप नेहरू के नैरेटिव्स को लेके बताते हैं, वो कश्मीर का दौर बदल चुका है, आगे बढ़ चुका है, तो उसको पीछे मत धकेलिए।
रही बात कि जब आप लद्दाख की बात कर रही है, तो लद्दाख में यूटी की मांग आज से नहीं है, 40-50 साल से यह मांग उठती रही है लद्दाख से कि लद्दाख का अपना यूटी हो। लद्दाख जम्मू कश्मीर में कि आप सब कभी भी उसका अपना एक पार्ट नहीं मानता था। आज उसको अपना यूटी मिला है। आज लद्दाख में जो जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि उससे पहले कई वाजपेयी जी के ज़माने में भी लद्दाख डेवलपमेंट हिल कॉरपोरेशन बना और उसके बाद करगिल हिल डेवलपमेंट का जो ऑटोनोमस बॉडी है। इस तरह के फंक्शनिंग आप कहाँ से लेके आते हैं ये सब सारे इन्फॉर्मेशन कि लद्दाख के लोग सड़कों में हैं, उनका विधानसभा नहीं हुआ, वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है। ये सब चीज़ें लद्दाख के सांसद हैं जो अभी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप शायद गूगल भी करके देख सकते हैं। इन सब चीज़ों से बेहतर जरूरी इस बात को समझने की है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा है। उन्होंने जो सीधा कहा है कि परिवारवादियों का जो एक तंत्र था वो कैसे एक नैरेटिव फैला के आर्टिकल 370 को इतने वर्षों तक लगा रखा, वो आर्टिकल 370 का फैसला लेना ही बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है, जो लोकेश जी आप देखकर भी नहीं देखना चाहते। ठीक है, मैं ठीक पर जवाब देना जी, आप अपना जवाब तो दीजिए लोकेश जी। उसमें साथ साथ ये भी मैं चाहूंगा कि आप एक बात और बताएं, 370 पर जिस तरह से आप बार बार जब आपसे पूछा जा रहा है आप उसमें सीधा सीधा जवाब दीजिए कि आपको लगता नहीं है कि 370 के वजह से जो आज पीएम ने जैसा कहा कि लोगों के सपने कैद थे, 370 हटा है तो विकास की एक नई बहार आई है, 370 हटा है तो लोगों को नौकरियां मिली है, 370 हटा है तो पर्यटन बढ़ा है, 370 हटा है तो उसकी वजह से लोगों में समानता आई है, किस तरह से एक साथ काम कर सकते हैं। क्या ये सारा परिवर्तन जरूरी नहीं था और इस पर मिस किया पिछली सरकारों ने? देखिए निखिल जी, अगर मैं बात करता हूं टेम्पररी प्रोविजन की, केवल 370 ही नहीं था, 371 की भी अगर हम बात करते हैं, ऐसे कई राज्य हैं जिन्हें स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल स्टेटस दिए गए। और अगर मैं बात अभी वर्तमान में जो मेरे मित्र कह रहे थे लद्दाख की बात अगर मैं कहता हूं, लद्दाख तो कह रहा है कि उसे भी शेड्यूल 6 में लाया जाए, लेकिन सरकार कहती है ज्यादा से ज्यादा हम 371 में आपको शामिल कर लेंगे, लेकिन हम शेड्यूल 6 नहीं देंगे। तो मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 का हटना मतलब जो एक स्पेशल प्रोविजन होता था, एक टेम्पररी प्रोविजन जिसे कहा जाता था, जिसके तहत ऐसा माना जाता था कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक विकास होगा, इसे हटा के केंद्र ने जो है उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, जिसके बाद में सभी कानून व्यवस्था और प्रशासन जो है अपने हाथ में ले ली। और वर्तमान में केंद्र सरकार कहती है कि उसके इस 370 हटाने के बाद में उस राज्य के अंदर आर्थिक वृद्धि हुई है और मुझे तो नहीं लगता किसी भी प्रकार से इस जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक विकास हुआ है। आपने लोगों का राइट टू वोट छीन लिया उनसे, आपने उसे राजनीतिक तौर पर पिछड़ा कर दिया। क्यों कहते हैं आप उसको देखिए। अभी मैं 1 to 1 आपसे नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे साथ 2 और गेस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए ना, पंचायत चुनाव हुए हैं और डिलिमिटेशन कमीशन है, वो काम कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि आगे चुनाव होंगे। ऐसा तो कोई किसी ने कहा नहीं कि चुनाव नहीं होंगे। जी निखिल जी, दरअसल अगर मैं कहता हूं लैंड जो होता है ये स्टेट सब्जेक्ट होता है और स्टेट के जितने भी लेजिस्लेटर्स होते हैं वो लोगों द्वारा नियुक्त लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जितने भी कानून पास हो रहे हैं वे क्या लोगों जम्मू कश्मीर की जनता द्वारा चुने हुए नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं? आप क्या फैला रहे हैं? पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक मिनट ये गलत, ये आप देखिए संविधान की बात कर रहा हूं। ये बार-बार विधानसभा की बात कर रहे हैं। लोकेश जी, कहीं ना कहीं आपका जो मेन पॉइंट है वो आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव नहीं हुए, सीधे उसको इधर-उधर घुमा के कहने के बजाय, है ना, विधानसभा के चुनाव नहीं हुए, उसके लिए कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन बना है और चूंकि अब अलग-अलग तीनों स्टेट्स अलग हो गए हैं तो दोबारा एक बार वो बनेगा। अनुजा जी कुछ कहना चाहती है, अनुजा जी के पास जाएंगे। जी अनुजा जी। मैं लोकेश भाई से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि उनकी सोच सिर्फ डिलिमिटेशन तक क्यों अड़ गई? क्यों मेरे भाई को आज खुशहाल कश्मीर नजर नहीं आ रहा? क्यों मेरे भाई को ये अच्छा नहीं लग रहा कि आज जिन मासूम हाथों के में गन्स पकड़ा दी जाती थी आज वहां पर किताब पकड़ाई जा रही है? क्यों आज मेरे भाई को नजर नहीं आ रहा कि जो लोग स्टोन पेल्टिंग करते थे मिलिटेंट्स के अंदर वहां पर उनके साथ रिक्रूट हुआ करते थे और एक देश का नाम जहां कश्मीर जिसको स्विट्जरलैंड कहा जाता था वो खराब हो जाता था? आज क्यों मेरे भाई को नजर नहीं आ रहा कि वहां अमन चैन है? क्यों औरतों की जो इज्जत लूटी जाती थी आज वहां पर औरतों की इज्जत बचाई जाती है? आज वहां पे एक औरत डिग्निटी के साथ काम कर सकती है। आज औरत आगे की तरफ बढ़कर बात कर सकती है। अरे आपका एनसी और पीडीपी ने क्या दिया उनको? आप बात करते हैं वोट, राइट टू वोट। अरे राइट टू वोट था क्या भाई साहब?
राइट टू वोट तब आएगा। आपने देखा कहा, आप तो अपने पुराने धक्या न्यूसी चीजों के ऊपर बैठे रहे। दुख होता है मुझे दुख होता है कि आपकी सोच के ऊपर, कि आज आप उसी पुराने धक्या न्यूसी कश्मीर के उस आर्टिकल 370 के अंदर बने रहे। और आप बीइंग अ लॉयर, क्योंकि मैं एक लॉयर खुद हूं, आप जानते थे कि 370 का चयन क्यों हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, उन्होंने कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक साथ यूनानिमसली इसका डिसीजन दिया था। ये मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि 370 का एब्रोगेशन क्यों किया गया था। और अगर आज यूटी बना है तो यूटी का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पौंडीचेरी, आपके दमन दीव काफी जितने हमारे यूटीज रहे हैं, दिल्ली का तो आप अरविंद केजरीवाल जी का तो हाल देख ही सकते हैं। तो आप क्या वहां पर लोग नहीं, सीएम नहीं आते क्या वहां पर? क्या वहां पर क्या एलजी नहीं होते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं? ठीक है, कैसी घटिया सोच के साथ इसी बात को अनुजा जी, क्यों नहीं देखते हैं? आप बात क्यों नहीं समझते हैं? आप अगर लॉयर हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली और पौंडीचेरी वो ऐसी जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसके तहत मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। आप न्यूरॉन्स को जोड़ना भूल गए हैं मेरे भाई। अनुजा जी पहले तो आप थोड़े से शांत हो जाइए। एक दूसरे के ऊपर ना बोलो, एक दूसरे। लोकेश जी, उनकी पूरी बात हो जाने थे, हम आएंगे आपके पास। जी लोकेश जी, आप क्या सवाल उठा रहे हैं जल्दी से? जी अनुजा जी, देखिए, सर्वप्रथम आप दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर को कंपेयर नहीं कर सकते। दिल्ली और पौंडीचेरी का कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट प्रावधान है जिसके तहत एक लेजिस्लेटिव असेंबली और मुख्यमंत्री। ठीक है अभी तक, लेकिन लोकेश जी, ठीक है लोकेश जी, आपका पॉइंट आ गया। लोकेश जी, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन लोकेश जी अभी तक आपने ये क्लियर नहीं किया कि आप 370 के साथ है या उसके विरोध में। बहरहाल विनोद मिश्रा जी, हमारे पास समय समाप्त हो रहा, चाहूंगा बहुत संक्षेप में जवाब दें कि 370 पर अभी क्या आपको लगता है कि जो वोट बैंक की राजनीति है उसकी वजह से विपक्षी पार्टियां, सियासत की बात करते हैं थोड़ी सी, विपक्षी पार्टियां जो है वो अभी भी गुमराह करने पर लगी हुई हैं, जो इंडी गठबंधन जिसको कह रहे हैं? और जी निखिल, ये लोकेश जी का जो आज का एजेंडा है मुझे तो बिल्कुल कन्विंसिंग इसलिए नहीं लग पा रहा है कहीं पे कि वो बाएं दाएं घुमा के सिर्फ इसलिए हमारी बात सीधे सीधे जवाब दे नहीं रहे लोकेश जी। आपको कई मौके मिले लोकेश जी, आप विनोद जी को अपनी बात खत्म कर। एक गुपकार अलायंस बना, उसमें फारूक अब्दुल्ला के साथ में महबूबा मुफ्ती और सारे कश्मीर की छोटी बड़ी पार्टियां उसमें थी, कश्मीर सेंट्रिक। और उसके बाद देखिए गुपकार अलायंस के साथ में पंचायती राज के चुनाव हुए, 3 टियर पंचायती राज, 40,000 से ज्यादा नौजवान जीत के आए हैं। और उनकी जो कामयाबी है, अगर आप कश्मीर जाएं, जो पीएम ने अभी कहा है, एक उन्होंने कश्मीर चलो का एक ये भी दिया है, उन्होंने एक ऐप भी बनाया है, आप एक बार घूम आइए वहाँ तो आपको फर्क दिखेगा। 100% फ्लैगशिप स्कीम वहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, वो क्रेडिट पंचायती राज को जाता है। आज जो डेवलपमेंट वहाँ देख रहे हैं, उसके बाद आप छोड़िए, सवाल ये है कि ये एजेंडा आज की तारीख में नहीं चलेगा। आज के आपके फारूक अब्दुल्ला ही कह रहे हैं कि कश्मीर हमें इंडिया गठबंधन में इस कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं है। महबूबा मुफ्ती के अलग राग है। आप अलग अलग स्टेट में देखिए क्या हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपका एजेंडा क्लियर नहीं है। आप जिन मुद्दों को लेकर मिशन 2024 में बनाए हुए हैं वो पूरा एक कंफ्यूज स्टेट है। और आप बीजेपी को उसी समय देखिए, अगर एक नारा है मोदी की गारंटी, जो मोदी वहां कह रहे थे कश्मीर में कि आप हर गारंटी के में उसमें मोदी की गारंटी है, और उस गारंटी को देखिए कि लोग जमीन पे ट्रांसलेट होते हुए देख रहा है। और जब वो देखता है तब आप देखिए कि आप देश में ऐसे कई बड़े छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो आने वाले दिनों में सारे एनडीए के घटक दल बन रहे हैं। ये सारी चीजें आपको फर्क दिख रहा है। कल तक आप देखिए कि बिजू जनता दल का भी एक ऐसा लग रहा होगा आपको कि वो भी शायद एनडीए में शामिल हो जाए। तो इस तरह आंध्र प्रदेश में देखिए, हर स्टेट में देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि उसमें वो विश्वास दिखाया है, वो भरोसा दिखाया है। जब देश का भरोसा जगता है, जब कश्मीर में पीएम कह रहे थे कि ये मोदी का परिवार है, तो जब देश ने माना है ये मोदी का परिवार है, तब उसमें बायां दायां एजेंडा नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, ये आपने ये भी प्रश्न उठाया, और जिस तरह से लगातार आप देखिए जो आपने बीजेडी का जिक्र किया या जो दूसरी पार्टियां जिसको कहा जाए, अगर इंडी गठबंधन सिकुड़ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। एनडीए का जो विस्तार है वो भी, ये सारे भी चीज़ें बहुत सारा संदेश देती हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, तीनों लोगों का शुक्रिया करूंगा, अनुजा जी आपका, विनोद जी आपका और लोकेश जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा पे जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे संदेश खाली पर। पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक और कितने हैं अभी? देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की और संदेशखाली पर किस तरह से घमासान जारी है, इस पर चर्चा करेंगे। संदेशखाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री का जो दौरा रहा है उसके बाद आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी एक मार्च कर रही हैं। कल संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं ने पीएम मोदी को अपनी आप बीती सुनाई थी और प्रधानमंत्री ने बेहद धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी थी, उनके साथ संवेदना जताई थी। और पीएम मोदी ने बारासात की रैली में महिलाओं की भारी भीड़ को संबोधित किया था। महिलाओं ने कनेक्ट किया था प्रधानमंत्री को की बातों से। और पीएम ने बंगाल की महिलाओं पर अत्याचार को लेकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, सीधा सीधा उन पर हमला बोला था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाओं पर अत्याचार और संदेशखाली की घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। ये एक घटनाक्रम था जो कल सुर्खियों में रहा, लेकिन बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख की हिरासत देने से मना कर दिया और कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां भी लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। तो संदेशखाली के गुनाहगारों को बचाने को लेकर ममता सरकार से अब लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो क्यों उन गुनहगारों को बचाना चाह रही थी, आखिर क्या वजह है कि ममता सरकार सीबीआई जांच नहीं चाहती, शेख शाहजहां को संरक्षण क्यों दे रही है ममता बनर्जी। चौतरफा घिरी ममता बनर्जी आज कोलकाता में 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च कर रही हैं और यह मार्च कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक है और मार्च में महिलाएं भी शामिल होंगी। महिला अत्याचारों पर घिरी ममता बनर्जी अपनी महिला विरोधी छवि को सुधारने में जुटी हुई हैं और क्या महिलाओं के लिए पीएम की संवेदनशीलता का जवाब देना चाहती ममता बनर्जी अपने इस मार्च से। मां माटी मानुष के मुद्दे पर एक हफ्ते में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर डबल अटैक किया है। पिछले हफ्ते भी कहा था और कल भी। क्या महिलाओं के आरोप झेल रही ममता सड़कों पर उतरकर अब डैमेज कंट्रोल कर रही हैं? ये सारे सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में ममता बनर्जी ने एक बार फिर मनरेगा के भुगतान का मुद्दा उठाया, जबकि केंद्र के बार बार आग्रह के बावजूद पिछले धन का हिसाब नहीं दे पाई है ममता सरकार। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, आज भी ये मामला अभी जिसको कहते हैं कि छाया हुआ है और सड़कों पर उतर रही है ममता बनर्जी, क्या वजह, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? निखिल, देखिए, सब बात छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी की आज की भाषण मैं सुन के अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, तो एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आज ममता बनर्जी का कहना है, अभी 5 मिनट पहले उन्होंने कही है अपना रैली खत्म करने के बाद जी, कि हाथ की 5 उंगली एक तरह की नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात है कि ऐसा अगर वहां पे कुछ हुआ भी है तो हो सकता है कि हमारे पास तक खबर नहीं पहुंची। और तीसरी बात ये उन्होंने कहा कि वहां पे अगर कोई तृणमूल के लोग भी कुछ गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कदम उठाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। आप थोड़ा बैक कैलकुलेशन में जाइए, पूरे देश को मैं कहूंगा कि आप बैक कैलकुलेशन में जाइए इस ममता बनर्जी की
जो पिछले एक महीने के जो स्टेटमेंट है जी, पहले उन्होंने हम जैसे पत्रकारों को ये आरोप लगाया कि हम प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं और तिल को ताल बना रहे हैं, छोटे चीज को बड़ा करके दिखा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने असेंबली की फ्लोर पर कहा कि शेख शाहजहां को गलत तरीका से फंसाया जा रहा है, उसके ऊपर ईडी तान दिया गया पहले, और उस तरह से उस पूरे शेख शाहजहां को एक घेरे में लेने की कोशिश किया जा रहा है गलत तरीका से। उसके बाद उन्होंने बार बार ये कहने लगे कि कुछ नहीं हुआ संदेश खाली में, जो कुछ भी हुआ है वो पत्रकार और बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अभी आप कल शाम को करीब 24 घंटे की इधर उधर करने के बाद शेख शाहजहां सीबीआई की हाथ में है जी। अदालत बोल दिया कि अगले 10 साल तक आप निश्चिंत रहिए कि इनको जो शेख शाहजहां की जो वकील है उनको कह दिया कि आप एक बड़ा टीम बना लीजिए अगले 10 साल के लिए शेख शाहजहां को जो कानूनी सलाह देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि इसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। अब ममता की कहना है कि 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। जी जी आप जी बात को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से अपने ही चौतरफा जो घिरी हुई स्थिति है उस स्थिति से निकलने के लिए ममता बनर्जी अब उंगलियों की दुहाई दे रहा है। बिल्कुल अपने ही बुने हुए जाल में अगर फंस गई है ममता बनर्जी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे पास समय आज बस इतना ही है, लेकिन आपने जो अपनी बात है वो बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव में और बहुत ही कम शब्दों में इसको बताया, और किस तरह से ममता बनर्जी अपनी ही जो उनका पूरा बुना हुआ जाल था उसमें वो फंसती हुई नजर आ रही है, और अब अपनी ही बातों को वो कहीं ना कहीं गलत साबित करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत इस तमाम बातचीत के लिए। और अब बात करेंगे केरल की, जहां गंभीर वित्तीय संकट पे केरल सरकार है, और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। गंभीर वित्तीय संकट झेल रही केरल सरकार ने केंद्र से धन आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केरल सरकार ने अपने वित्त प्रबंधन के लिए 13,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की, लेकिन सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए की बात नहीं रही। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार ने अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए की मांग भी की। केंद्र अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं है, और इसको लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में कहीं ना कहीं एक विवाद जैसी स्थिति बनी हुई है। वित्तीय विवाद पर केंद्र और केरल सरकार साथ बैठकर इसका हल निकालें, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब केरल सरकार वहां पहुंची। एक साथ बैठकर वित्तीय मुद्दे सुलझाएं, दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आ सकते हैं अगर बैठक के बाद कोई नतीजा नहीं निकलता है, यह कहना सुप्रीम कोर्ट का। सवाल है कि केरल सरकार के सामने गंभीर वित्तीय संकट आया क्यों, इस तरह की स्थिति आखिर क्यों उठ खड़ी हुई। विपक्षी दलों का वहां आरोप है कि अक्षमता और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है केरल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है सरकार। पिछले 6 महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी वितरित नहीं की गई है। तो हालात कितने गंभीर हैं यह समझा जा सकता है। सरकार कर्मचारियों को डीए और वेतन पुनरीक्षण का बकाया देने में भी विफल रही है, और विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जनसंपर्क और प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, और विपक्ष ने ऐसे हालात के लिए सरकार और फिजूल खर्ची और विलासिता को जिम्मेदार ठहराया है। राजकोष खाली हो रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी बने हुए हैं। विकास, ये स्थिति जो आई है इसके बारे में जो कुछ भी कमेंट्स आए हैं विपक्षी दलों की तरफ से, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि आपस में मिल बैठकर इस मुद्दे को सुलझाएं, लेकिन ये स्थिति बनी क्यों, सवाल ये भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि वो केरल को 13,608 करोड़ रुपए देने के लिए तुरंत तैयार है, लेकिन केंद्र का यह भी कहना है कि केरल सरकार ने इसको लेकर के एक वाद दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में कि उनका जो अधिकार बनता है वो 35,000 करोड़ से ज्यादा का बनता है कुल मिलाकर के। तो इस तिमाही में उनका ये कहना था कि 13,000 करोड़ तो वो लेने के लिए तैयार है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उनको पैसा चाहिए, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने ये कहा कि दोनों पक्ष मिलकर आपस में समाधान करें इसका, और एक बीच का रास्ता अपनाएं। हालांकि केंद्र की तरफ से, जैसा आपने कहा कि स्थिति क्यों आई है, केंद्र का कहना है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, खास तौर से जो बिजली की दरें हैं और उसको लेकर के जो वहां पर डिस्कॉम्स हैं, उनको जो उनसे जिस पैसे पे खरीदी जा रही है बिजली और जो यूनिट्स वहां से चार्ज की जा रहे हैं, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। और भी कई चीजों पर केंद्र सरकार ने अपने सवाल उठाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि
ये जो भी बातचीत आप आउट ऑफ कोर्ट पहले इसको कोशिश करें सुलझाने की, तो अभी निखिल ये लग रहा है कि ये जो डेडलॉक था वो तो तुरंत तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी केरल सरकार इस बात पर भी कायम है कि उसको इसके अलावा भी पैसे चाहिए, 1300 करोड़ से ज्यादा। आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा कि उनको इसके अलावा पैसा मिलेगा या नहीं, क्योंकि कोर्ट ने फिलहाल उनका जो ओरिजिनल सूट है, जो वाद है, वो अभी भी है, उसको उन्होंने वापस नहीं लिया, बावजूद इसके कि केंद्र का ये कहना था कि पैसा देने के बदले में उसकी शर्त रखी थी केंद्र ने कि वो इस ओरिजिनल सूट को वापस ले, लेकिन केरल ने उसको वापस लेने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है। जी, तो ये विवाद जैसी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल ये सवाल जो विपक्षी दल हैं केरल में, वहां पर भी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो विलासिता रही है, जो फिजूल खर्ची रही है, जो राजकोषीय घाटा रहा है, उसकी वजह से भी ये स्थिति उठ खड़ी हुई है कि वेतन और पेंशन देने के पैसे राज्य सरकार के पास नहीं है। बिल्कुल, देखिए इसमें सिर्फ केरल नहीं और भी कई स्टेट्स हैं, और ये बात उठाई गई केंद्र सरकार की तरफ से कि अगर हम केरल के साथ इस तरह का कोई जो उनकी मांग को मानते हैं और अतिरिक्त पैसे, तो ये एक साइक्लिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, एक चक्र शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जो अपने तौर पर बहुत सारी मुफ्त चीजों के ऐलान कर रहे हैं, दे रहे हैं, बांट रहे हैं, लेकिन जब बजट आवंटन की बात होती है तो फिर वो केंद्र से ज्यादा पैसे की गुहार लगा रहे हैं। उनका अपना इंटरनल मैनेजमेंट जो है, जो उनका जिसको राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो वो खर्चे दे कर रहे हैं, उनके बीच में तारतम्य नहीं है। ऐसे कई राज्य हैं जिनका हवाला केंद्र ने दिया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो एक ही नारा लगा, भारत माता की जय। और कांग्रेस पार्टी के सांसद नासिर हुसैन जब जीते तो वहां विधानसभा में नारा लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब जो बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी से रख रहा हूं। क्यों ये चिंताजनक है? क्यों मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गद्दारी और मक्कारी दोनों सामने आती है? सबसे पहली बात है, जब भारत का अंदरूनी मामला है, हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार गद्दारी की बदबू अगर कहीं से आती है तो वो कांग्रेस पार्टी से आती है? क्या ये पूछा नहीं जाएगा वो पवित्र, वो पावन स्थान क्या था जहां ये नारा पाकिस्तान जिंदाबाद लगा? वो विधानसभा का स्थान था। ये अपमान है भारत के हर नागरिक का, और ये अपमान है हर हमारे कन्नडिगा भाई बहन का। दूसरी बड़ी बात है जो और गंभीर है और इस मसले को और चिंताजनक बनाती है, ये नारा तब लगा जब नासिर हुसैन खुद वहां उपस्थित थे, और अभी मैं आपको सारे प्रमाण दूंगा। और तीसरी बड़ी बात है कि जब इनकी गद्दारी, जब कांग्रेस पार्टी की गद्दारी पकड़ी गई, अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने लगे। और मैं इस मंच से यही कहूंगा कि आज जो रोशनी, जो देशभक्ति नरेंद्र मोदी जी ने हर नागरिक के दिल में जलाई है, तो ये कहूंगा इस मंच से, दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। और मैं पूछूंगा, अब ये सवाल पूछूंगा, जब ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से उठाया, तो सबसे पहले कहा गया कि ऐसा हुआ ही नहीं, नारे लगे थे नासिर हुसैन जिंदाबाद,
लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से इस मुद्दे को उठाया और बचने के लिए कर्नाटका सरकार के पास कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने गिरफ्तारी करी। उन्होंने गिरफ्तारी जिन 3 लोगों की करी है, उसमें एक है मोहम्मद इल्ताज। जो तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगा, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। ये देखिए, पहली गिरफ्तारी मोहम्मद इल्ताज, मुनव्वर अहमद और मोहम्मद शाफी, ये 3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी दबाव में करी। भारत तोड़ो अन्याय यात्रा क्यों कहते हैं देशवासी? ये उसी यात्रा के दौरान है कि कैसे जुड़वा भाई बन के गले लग रहा है ये देशद्रोही जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, और राहुल गांधी उसे झप्पी मारते हैं और गले से लगाते हैं। मेरे भाई, तुम ही हो मेरे सब कुछ। तुम देश का विरोध करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और क्या ऐसा है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति केवल एक बार राहुल गांधी से इस तरह से मिला है? नहीं। ये जो टुकड़े टुकड़े मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, इसको बढ़ावा किसने दिया है? ये देखिए, ये तस्वीर जो है, इसमें ये व्यक्ति गौरव गोगोई के साथ है, सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ है, नासिर हुसैन के साथ है, अजय माकन के साथ है, हुआ तो हुआ सैम पिट्रोडा के साथ है, और शशि थरूर दिखाई दे रहे हैं, डीके शिव कुमार दिखाई दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कैसे संभव हो गया कि ये व्यक्ति जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, हर बड़े कांग्रेसी नेता के साथ है, और इसके साथ ये वाली तस्वीर तो लाखों लाखों शब्दों से जो बयां नहीं किया जा सकता, वो कह रही है। आप देखिए किस तरह से भारत के खिलाफ जो व्यक्ति बोलता है उसको गले से लगाया जाता है। इसीलिए कहते हैं भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। इसके साथ एक और व्यक्ति है मोहम्मद शाफी, यह भी तस्वीर है। कांग्रेस का हर बड़ा नेता उसके साथ दिखाई दे रहा है, और यहां पे सिद्धारमैया जी भी हैं, डीके शिव कुमार जी भी हैं। तो क्या हम नहीं पूछेंगे, भारत तेरे अंगने में, भारत तेरे अंगने में पाकिस्तान का क्या काम? कांग्रेस तेरे आंगन में पाकिस्तान का क्या काम? और ये इसलिए होता है क्योंकि जो आज कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मर है वो फूक चुका है। उसके बावजूद उनको करंट चाहिए तो पाकिस्तान से चाहिए। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी मदद करो नरेंद्र मोदी जी को हटाने में, और वही सिलसिला अभी भी जारी है। भारत की अखंडता को खंडित कर रही कांग्रेस पार्टी, क्या आप पाकिस्तान को सिग्नल दे रहे हो कि भारत में चुनाव है, हम तो तुम्हारे नाम के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, कृपया करके हमारी मदद करो? क्या ये सिग्नल दिए जा रहे हैं? और देखिए, जो बात मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कही, जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ी प्रमुखता से उठाया, होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका मिस्टर परमेश्वर, he denies, he says no such slogans were shouted or chanted। ये मैं लेके आया हूं प्रमाण के तौर पे। इसके बाद एक गाली गलौज
का सिलसिला जारी हुआ। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनाथे, इन्होंने यू आर वर्स देन द पेटी 2 रुपी ट्रोल हमारे मंत्री राजीव जी को कहा, राजीव चंद्रशेखर जी को, और उसके बाद कहा है Here's the video where Nasir Hussain supporters are saying Nasir Saab Zindabad and not Pakistan Zindabad. इसके बाद इनके मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा वो भी यही कहते हैं। और एक चिड़ियाघर का भालू भी है जो अपने आप को फैक्ट चेकर बताता है। मैं उसका नाम लेके समय जाया नहीं करूंगा, लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि अगर अपने आप को फैक्ट चेकर बुलाते हो तो यह आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज चेक द फैक्ट्स प्रॉपर्ली। और ये जो सारा टुकड़े टुकड़े का इकोसिस्टम बन रखा है, इस सिस्टम को उजागर करना इसलिए आवश्यक है, भारत विरोधी सोच को तो कुचल दिया जाएगा, इसमें किसी नागरिक को शक नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ेगा, लेकिन ये जो आस्तीन के सांप है हमारे अपने समाज में, एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि विपक्ष की पार्टी है, जिसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में हमारे यहां, वो आज ऐसे लोगों को पाल पोस रही है, संरक्षण दे रही है, और उसके बाद जब पकड़ी जाती है तो कहती है गलत है, फिर सत्य सामने आता है। और इतनी बेशरम हो चुकी है कांग्रेस पार्टी कि नजरें भी नहीं झुकती, माफी भी नहीं मांगते देश से। यह सवाल आज पूछा जाएगा। और इसके साथ मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर आपसे प्रश्न अगर कोई हो तो जरूर उसका उत्तर देना चाहूंगा। एक बदलाव जो है भारत में पिछले 10 साल में आया है, और जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था तो 2 तस्वीरें जरूर लेके आया। ये जो सोच की आज बात हो रही है, ये देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आवास पे बुलाते थे इस व्यक्ति को जिसने हमारे 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को गोली मारी थी, हत्या की थी, और उसके साथ चाय पी के कहते थे कश्मीर की नीति क्या होगी जरा बताना। और बदलाव ये आया, आज ये दरिंदा जेल की सलाखों के पीछे है, बाल पकड़ के रगड़ के इसको इसकी हैसियत दिखाई गई कि कानून में कितनी ताकत है, और ये हमारे देश की ताकत है, प्रधानमंत्री जी की ताकत है। ये जो बदलाव है, जनता इसका स्वागत कर रही है। और जैसे हमारा एक संकल्प है कि भारत को मजबूत बनाना है, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। एक संकल्प कांग्रेस पार्टी का है, देश भाड़ में जाए, अगर आतंकियों को भी अपने साथ लाना हो, जो देशद्रोही हैं उनको भी साथ लाना हो, जो भारत से नफरत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनको भी साथ में खड़ा कराना हो, तो क्या हुआ? संकल्प है, सत्ता की मलाई खानी है, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पानी है। और ये जो सोच है, इस सोच के खिलाफ ये प्रेस वार्ता है, भारतीय जनता पार्टी और नागरिकों की लड़ाई है। और पूरे दमखम से, पुरजोर तरीके से हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे जब तक कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी देश से माफी नहीं मांगते हैं और स्वीकार नहीं करते हैं कि एक बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी द्वारा हुई है। धन्यवाद। If there are any questions on this topic, feel free. इस पे पहले अगर कोई है, उसके बाद अगर कोई और होगा तो जरूर। पर्याप्त है? अच्छा, थैंक यू।
दैट गोज एज अ कॉम्प्लीमेंट देन, ठीक है। आप तो भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर बड़ा आरोप लगाया है तथ्यों के साथ में, तस्वीरों के साथ में, कि कैसे कांग्रेस का इकोसिस्टम देश विरोधी गतिविधियों को एक तरीके से हवा देता है, उसको संचालित करने में मददगार साबित होता है। और बीते दिनों कर्नाटक में कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे, उसमें कौन लोग जिम्मेदार थे, किनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, उनकी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ में कैसे उठना बैठना है, ये तस्वीरों के साथ गौरव भाटिया ने कहा। और ये कहा कि पाकिस्तान से कहीं ना कहीं करंट मिलता है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उनका ट्रांसफार्मर फूक चुका है। तो अपने आप में देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के लिहाज से भी अगर उन्हें देश विरोधी तत्वों को साथ में लेना पड़ता है, तमाम प्रकार की तस्वीरों को उन्होंने दिखाया। कहा कि अगर आतंकी गतिविधियों से जुड़े